हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड इन क्वेश्चंस को करके आपका चैप्टर 4 का 90% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। ऑल्दो आंसर्स जो हैं वो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में होने वाला है, तो आप थ्योरी समझ के आंसर्स अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वैदिक एज के बारे में बताती हूँ। तो वैदिक एज कौन सा टाइम था? आर्यंस के टाइम पे जो सभ्यता विकसित हुई, फली फूली, उसे हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि वो सिविलाइजेशन जब आर्यंस रहते थे और उनका जो टाइम पीरियड है उसे ये बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। टाइम पीरियड क्या था इसका? 1400 से 600 BC इसका टाइम पीरियड था। एंड ये जो सिविलाइजेशन है वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वेदास से। आपने सुना होगा वेदास, उपनिषद, ये सारे जो हैं वो इसी टाइम के दौरान लिखे गए थे और ये जो आर्यंस थे इन्होंने ही ये लिखा था। ठीक है, तो इन्हीं बुक्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के बारे में, वैदिक एज के बारे में। ठीक है, तो वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला वाला समय था वैदिक एज का, स्टार्टिंग का पार्ट, उसे बोलते हैं प्री वैदिक एज, अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक एज। ठीक है, और जो बाद वाला टाइम था उसे बोलते हैं पोस्ट वैदिक एज या लेटर वैदिक एज। जो आपका प्री वैदिक एज है इसमें ऋग वेदा के बारे में लिखा है, मतलब ऋग वेदा से हमें प्री वैदिक एज के बारे में पता चलता है। ठीक है, और पोस्ट वैदिक एज के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बाकी के जो 3 वेदास हैं जो आपने सुना होगा, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो उन वेदा से हमें पोस्ट वैदिक एज के बारे में पता चलता है। जो आपकी वैदिक सिविलाइजेशन थी वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी, मतलब कि जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और पशुपालन करना ही मेन ऑक्यूपेशन था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस? मतलब कि आर्यंस जो है वो कहाँ से आए, कौन थे, ये है सिंपल क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आर्यंस जो थे, वैदिक एज के जो लोग थे उन्हें आर्यंस कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, मतलब वैदिक एज में जो लोग रहते थे उन्हें आर्यंस कहा जाता है, बस। ये लोग जो हैं ये वैदिक संस्कृत बोलते थे। ठीक है, आर्यंस ने ऋग वेदा को कंपोज किया है। इसके अलावा बात करें कि ये कहाँ रहते थे, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। अब अर्ली वैदिक एज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लोग जो है ये हमेशा माइग्रेट करते रहते थे। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज के टाइम पे ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, मतलब जो राजस्थान पंजाब वाला रीजन है उधर रहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे और टाइम बीता वैसे वैसे धीरे धीरे करके ये सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, यूपी वाले रीजन में, बिहार, एमपी वाले रीजन में माइग्रेट कर गए, इसलिए ऐसे कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं उनका ये मानना है कि आर्यंस जो थे वो इंडियन नहीं थे, वो इंडिया में माइग्रेट करके आए थे सेंट्रल एशिया से, मतलब रशिया से, कजाकिस्तान से, ये वहाँ के थे और वहाँ से माइग्रेट करते करते जो है ये इंडिया आ पहुँचे 1500 BC के अराउंड में। जबकि कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका मानना ये है कि ये किधर से भी माइग्रेट करके नहीं आए थे, ये इंडियन ही थे और इंडिया में ही इनका ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन था आपका कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, पशुपालन करना एंड खेती बाड़ी करना, यही इनका मेन ऑक्यूपेशन था। इसके अलावा ये कौन से भगवान की पूजा करते थे? तो ये नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र मतलब होता है आपका गॉड ऑफ लाइटनिंग, स्टॉर्म, थंडर। ठीक है, अग्नि मतलब आपको पता होगा फायर, आग। वरुण मतलब होता है गॉड ऑफ ओशियन, वाटर। तो समझ रहे हैं आप कि ये लोग नेचुरल फोर्सेस को या इन्वायरमेंट को, पर्यावरण की पूजा करते थे। अब हम देखते हैं द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। ये टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर के डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं। तो आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आई, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसका एज सच कोई एक आंसर नहीं है। देखिए, डिफरेंट स्कॉलर के डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोगों को लगता है जर्मनी में ओरिजिनेट हुए थे, कुछ लोगों को लगता है रशिया में ओरिजिनेट हुए थे, कुछ लोगों को लगता है कि सेंट्रल एशिया में हुए थे। ठीक है, यूरोपियंस को तो लगता है कि पूरी दुनिया वहीं से शुरू हुई थी, तो यूरोपियंस को लगता है कि वहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। तो डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन है। तो इससे रिलेटेड सारी थ्योरीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंडियन थ्योरी एंड इट वाज सपोर्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड सम अदर इंडियन स्कॉलर्स। इनका मानना ये था कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया के ही मूल निवासी हैं। और ये ऐसा क्यों बोलते थे? ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि जो आर्यंस हैं उन्होंने लिखा है वेदास को। ठीक है, तो वो जहाँ पे भी रहेंगे वहीं के इन्वायरमेंट के बारे में, फल फूल के बारे में, जानवर जो भी उनके आसपास रहेगा वही वो बुक्स में लिखेंगे। और वेदास में जो भी क्लाइमेट, रिवर, माउंटेन के बारे में लिखा गया है वो सब इंडियन रिवर
रिवर्स, माउंटेन और क्लाइमेट से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, इसलिए इन स्कॉलर्स को लगता है कि वो इंडियन ही थे। नेक्स्ट थ्योरी है यूरोपियन थ्योरी, ठीक है, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स। उनका मानना था कि जो आर्यंस थे उनका ओरिजिन हुआ है यूरोप में, एंड उन्होंने ये किस एविडेंस के बेसिस पे बोला, लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे बोला। जो आर्यंस थे वो वैदिक संस्कृत बोलते थे एंड उन्होंने वेदास को भी संस्कृत में लिखा है, लेकिन ये जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे ये इनका मानना ये था कि जो संस्कृत है और इनकी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है जैसे लेटिन, ग्रीक, इंग्लिश और जर्मन, इनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है उसमें पिता को बोलते हैं पितार और माता को बोलते हैं मतार, ठीक है। वहीं आपकी जो लेटिन लैंग्वेज है जो कि आपकी एक यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें पिता को बोलते हैं पातिर और माता को बोलते हैं मातिर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली है, उसके बेसिस पे ये लोग बोलते हैं कि जो आर्यंस थे वो यूरोपियन थे। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी साउथ रशियन थ्योरी एंड इट वाज सपोर्टेड बाय प्रोफेसर स्क्रेडर एंड डॉक्टर BK घोष। एंड इन लोगों का ये मानना था कि जो आर्यंस थे उनका ओरिजिनल होमलैंड था साउथ रशिया, ठीक है। बेसिकली जो कजाकिस्तान और साउथ रशिया वाला एरिया है ना, वहाँ पे इनका मेन होमलैंड था। अगर हम इसको कंक्लूड करें कि आर्यंस ओरिजिनली कहाँ के थे, तो जो वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है वो यही है कि जो आर्यंस थे वो साउथ रशिया के थे एंड वहाँ से जो है, क्योंकि ये लोग माइग्रेट बहुत करते थे, इनके पास घोड़े वगैरह थे, तो वहाँ से माइग्रेट करके जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में ये लोग चले गए। कुछ यूरोप चले गए, कुछ जर्मनी चले गए, कुछ ईरान चले गए एंड कुछ जो आर्यंस थे वो आपके इंडिया आ गए अराउंड 2000 BC के एंड उन्हें बोलते हैं इंडो आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पूरे चैप्टर में क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो वैदिक एज हमने देखा वो होते हैं दो तरीके के, एक होता है प्री वैदिक, एक होता है आपका पोस्ट वैदिक। तो प्री वैदिक एज की क्या पॉलिटिकल लाइफ थी, क्या इकोनॉमिक लाइफ थी, क्या सोशल लाइफ थी, क्या रिलीजियस लाइफ थी, एंड सेम पोस्ट वैदिक एज की क्या पॉलिटिकल लाइफ थी, क्या सोशल लाइफ थी, क्या इकोनॉमिक लाइफ थी और क्या रिलीजियस लाइफ थी। बस इतना ही क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूरे इसमें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द प्री वैदिक और ऋग्वेदिक एज। प्री वैदिक एज को ऋग्वेदिक एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही ऋग्वेदा कंपोज हुआ था, ठीक है। तो आपका जो पूरा साम्राज्य था, पूरा स्टेट था, उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे राष्ट्र एंड उसका जो रूलर होता था, जो राजा होता था, उसको बोलते थे राजन, ठीक है, किंग। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था पूरे स्टेट का वो कैसा था, तो पूरा जो राष्ट्र है, जैसे कंट्री बोलते हैं तो राष्ट्र मतलब कंट्री, फिर वो डिवाइडेड होता था जन में। जन मतलब होता है राज्य, मतलब पूरी कंट्री के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं वो। फिर आता है आपका विश मतलब डिस्ट्रिक्ट की, राज्य के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं ग्राम मतलब गांव, एंड फिर गांव के अंदर फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, जिसको बोलते थे कुला। तो इस तरीके से पूरा जो राज्य है वो डिवाइडेड था। अब हम देखते हैं कि पूरे साम्राज्य के इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन से थे, ठीक है। तो जो आपका जन होता है मतलब राज्य होते हैं छोटे छोटे पूरे कंट्री के अंदर, उनका जो हेड था उसे बोलते थे गोप। जो हेड ऑफ विशा है मतलब डिस्ट्रिक्ट, उसे बोलते थे विशपति। जो आपके गांव हैं उनका जो हेड था उसे ग्रामाणी बोलते थे। एंड जो आपके फैमिलीज़ का हेड होता था उसे बोलते थे गृहपति या कुलापति, जो कि यूजुअली फादर्स होते थे। जो राजा होते थे वो कैसे आते थे, तो हेरिडिटरी मोनार्की का सिस्टम चलता था, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, यहाँ सुपर 30 वाले सर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता था कि जैसे कि सारे लोग जिस भी इंसान को पसंद कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा हेड बन सकता है, उसको राजा बना देते थे, या कोई बहुत ही ज़्यादा बदमाश राजा है तो उसको मार पीट के हटा देते थे। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है, बट यूजुअली यही होता था कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनता था, ठीक है। एंड जो राजा है उनकी मेन ड्यूटीज़ क्या होती थी, तो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, जो भी टेरिटरी है, राज्य है, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आर्मी को लीड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रिलीजियस सेक्रीफाइसेस को सपोर्ट करना, ये सब उनका काम होता था। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले वही कर रहे हैं, उनकी पावर्स को चेक करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल सभा समिति ये सब बनाई गई थी, जो उनकी पावर्स को चेक करते रहते थे कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन से थे राज्य में, तो पुरोहित जो चीफ प्रीस्ट होता है, ठीक है, पंडित जो सारे रिलीजियस सेक्रीफाइसेस को, सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ को करवाता था वो। फिर आता है सेनानी जो आर्मी का कमांडर है वो, ठीक है। ग्रामाणी जो भी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं,
जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो वो पूरे एक ज़िले को संभालते हैं, तो वैसे ही पूरे एक विलेज को संभालते हैं, उनको बोलते हैं ग्रामाणी। इसके अलावा जो राजा थे वो कभी कभी स्पाइस को और इन्वॉइस को भी एम्प्लॉय करते थे। स्पाइस मतलब जो आपके स्पाई होते हैं, जासूस होते हैं वो, और इन्वॉइस होते हैं आपके मैसेंजर्स, ठीक है, जो इनके मैसेजेस दूसरे राजा तक लेके जाए, पहुँचाए, दूसरे राजा के मैसेजेस इनके तक पहुँचाए। आर्मी के क्या क्या कंपोनेंट थे, तो आर्मी में दो तरीके के लोग होते थे। एक होती थी आपकी पैदल सेना, जिसको इन्फेंट्री बोलते हैं, ये पैदल चलते थे। एक होते हैं चैरियोटियर्स, जो रथ पे मतलब घोड़ा आगे लगा होता है ना, उस पे चलते हैं, तो वो होते हैं आपके चैरियोटियर्स। तो एक होते थे आपके पैदल सेना और एक होते थे आपके रथ योद्धा, ठीक है। कौन से वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, तो वही धनुष बाण का इस्तेमाल करते थे। स्पीयर एंड लैंसेस, स्पीयर मतलब होते हैं वो भाले जो पैदल चल रहे हैं लोग, इन्फेंट्री वाले वो लेके चलते थे, ठीक है। लैंसेस वो वाले भाले होते हैं जो रथ पे बैठे लोग लेके जाते थे, तो वो लैंसेस होते हैं। इसके अलावा सोल्जर्स जो हैं वो लोहे के हेलमेट और लोहे के कोट पहनते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो राजा का दरबार होता था उसमें दो असेंबलीज लगती थी मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। एक होती थी आपकी समिति, एक होती थी सभा। तो समिति वाली जो असेंबली थी वो काफ़ी बड़ी होती थी, ठीक है, उसमें ज़्यादा लोग थे एंड उनका काम होता था कि आम जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करें, देखें। सभा जो है वो आपकी असेंबली जो है वो काफ़ी छोटी होती थी, इसमें कुछ ऑफिसर्स होते थे लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे एंड ये राजा को एडवाइस करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उनको एडवाइस करते थे। एंड ये दोनों ही जो असेंबलीज़ हैं, समिति और सभा, ये क्या काम करते थे, ये राजा की पावर्स को चेक करने का काम करते थे कि राजा अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक और प्रीवैदिक पीपल, ठीक है, कि सोशल लाइफ कैसी थी। पॉलिटिकल लाइफ अभी हमने देख ली, अब देखते हैं सोशल लाइफ। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम चलता था, ठीक है। जो फैमिली के हेड होते थे वो होते थे फादर, जिन्हें कुलापति या गृहपति कहते थे, ठीक है। लड़के का जन्म जो है उसको शुभ माना जाता था, सेलिब्रेट करते थे। वुमेन की क्या पोजीशन थी सोसाइटी में, तो वुमेन की पोजीशन बहुत बुरी नहीं थी, अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी। चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, ठीक है, सती प्रथा, ये सब बिल्कुल नहीं होता था, एब्सेंट था बिल्कुल, ठीक है। वुमेन्स जो है काफ़ी एजुकेटेड होती थी, उनका एजुकेशन में और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल अलाउड था और वो करती भी थी, ठीक है। बहुत सारी विमेन स्कॉलर्स भी हुई थी उस टाइम पे, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववरा, जिन्होंने वैदिक हाइम्स जैसे कि प्रेयर्स और सॉन्ग्स को कंपोज भी किया था। ऑल्दो प्रॉपर्टी में विमेन को इक्वल राइट नहीं मिलता था। मैरिज सिस्टम कैसा था उस टाइम पे, तो मोनोगैमी जो था वॉज अ कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज, मतलब कि एक स्पाउस रखना, एक पति और एक पत्नी रखना, ये कॉमन था। ऑल्दो जो बहुत रिच लोग थे, बहुत अमीर लोग थे, वो पॉलीगैमी फॉलो करते थे, इट वाज अलाउड, ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, ठीक है। एंड इसके अलावा स्वयंवर वाली प्रैक्टिस जो है ये भी देखी गई है कि अपना पार्टनर खुद चुनना, ठीक है। डाउरी सिस्टम बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मेनली ओरली दिया जाता था, जो आपके टीचर्स, गुरु होते थे वो बोल के ओरली लेसन्स देते थे एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो उन लेसन को ऐसे ही सुन के मेमोराइज़ कर लेते थे, याद कर लेते थे। खाने पीने की बात करें, खान पान कैसा था उस टाइम पे, तो लोग वही वीट, बार्ले, मिल्क, घी, कर्ड, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब खाते थे, ठीक है। सोम और सुरा नाम की काफ़ी पॉपुलर ड्रिंक थी। सोम जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सेरेमनीज़ में पिया जाने वाला ड्रिंक था, उसको सेक्रेड, काफ़ी शुभ ड्रिंक मानते थे। वहीं पे आपका जो सुरा है वो एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता था, ये सेक्रेड नहीं था, लेकिन लोग ये भी पीते थे, ठीक है। कपड़े की बात करें तो वही कॉटन, वुल, ये सब कपड़े लोग जानते थे, इनके कपड़े पहनते थे, ठीक है। एंड मेन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह पहनते थे। हाउस एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो आर्यंस जो थे वो गाँव में रहते थे, ठीक है। इनके घर जो होते थे वो मिट्टी के और बांस के बने होते थे। एंटरटेनमेंट के नाम पे ये लोग चैरियट रेसिंग, मतलब जो रथ से रेसिंग होती है वो, ठीक है, घोड़ा का जो रेसिंग, हॉर्स रेसिंग है वो, हंटिंग करते थे, ठीक है, उसमें भी देखते थे कौन पहले मार रहा है, तो उसको भी एज आ एंटरटेनमेंट देखते थे। गैम्बलिंग, जुआ खेलते थे, म्यूज़िक एंड डांस, ये सब एंटरटेनमेंट था इनका। कास्ट सिस्टम कैसा था, तो आज की डेट में जो कास्ट सिस्टम हम देखते हैं वो इस टाइम पे ही ओरिजिनेट हुआ था। इनिशियली सोसाइटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक होते थे आपके द्विज आर्यंस और एक होते थे अद्विज नॉन आर्यंस, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो ये 4 कास्ट सिस्टम है ये आ गया,
ठीक है, ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट होते थे, वो जो आर्मी में होते थे, वॉरियर्स होते थे, क्षत्रिय होते थे। इसके अलावा जो आपके फार्मर्स, बिजनेस जो बेसिकली करते थे वो वैश्य होते थे, और जो सर्विंग क्लास होती थी आपकी वो होते थे शूद्रास। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम आज के जैसा नहीं था कि फिक्स्ड है कि बाय बर्थ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो लोग जो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनको उस कास्ट में डाला जाता था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम फैमिली में चारों कास्ट के लोग हों, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काम के बेसिस पे उनका कास्ट डिसाइड होता था, ऐसा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। तो हमने पॉलिटिकल लाइफ देखी, सोशल लाइफ देखी, अब आता है इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी प्री वैदिक पीपल की या ऋग्वेदिक पीपल की। तो मेन काम वही करते थे ये लोग, एग्रीकल्चर करते थे और कैटल रियरिंग करते थे, मतलब गाय भैंस को पालना, ठीक है, उनके मिल्क के लिए, और ये लोग उनको मार के भी खाते थे। ठीक है, तो वो बीफ के लिए। एंड इसके अलावा क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे तो इरिगेशन, मतलब सिंचाई वगैरह का तरीका भी जानते थे कि नदियों से कैसे नहर वहर बना के पानी लाना है, ये सब ये लोग जानते थे। कैटल ब्रीडिंग जो है वो वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, वही कि गाय वगैरह का, भैंस का दूध निकालना। बहुत सारे जानवर भी ये लोग पालते थे, जैसे शीप, गोट, बैल, गधे और डॉग्स। खेती बाड़ी और पशुपालन के अलावा ये लोग और भी काम करते थे, जैसे कि बुनाई वगैरह, कॉटन और वुल को बुनना, कपड़े बनाना। इसके अलावा ठीक है, पूजा करना, कारपेंटर, ठीक है, गोल्ड स्मिथ, सोने का ज्वेलरी बनाना, लेदर वर्कर, फिजिशियन, बचर मतलब होता है जानवर को मारना, ठीक है, काट के बेचना, वो डांसर, म्यूजिशियन, ये सारे अदर प्रोफेशंस भी एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें कि कैसा था, तो इंटरनल ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बाय लैंड एंड रिवर रूट्स। ठीक है, तो मतलब दूसरे राज्य में कुछ लेके जाना है, ट्रेड करना है, तो बाय लैंड या बाय रिवर, बोट वगैरह से लोग लेके जाते थे। बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, क्योंकि कॉइन वगैरह का ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। बार्टर सिस्टम आपको पता है कि एक सामान देना, उसके बदले में दूसरा सामान लेना, तो ये वाला सिस्टम, एक्सचेंज वाला सिस्टम चलता था। इसके अलावा निष्का, मतलब एक क्या होता था, एक सोने का टुकड़ा होता था जिसका वेट फिक्स्ड होता था, तो उसको भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते थे। कि मान लो किसी को एक गाय खरीदनी है, तो किसी ने गाय खरीदी, उसके बदले में किसी ने ऐसा हुआ कि 2 निष्का दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलीजन ऑफ ऋग्वेदिक पीपल। ठीक है, तो हमने पॉलिटिकल लाइफ देखी, सोशल लाइफ देखी, इकोनॉमिक लाइफ देखी, अब हम रिलीजियस लाइफ देखेंगे। तो पहले ही मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, इन्वायरमेंट की पूजा करते थे। ठीक है, एंड ऋग्वेदा में 33 गॉड को मेंशन किया गया है, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ हैं आपके टेरेस्ट्रियल गॉड, ठीक है, कुछ हैं आपके एटमॉस्फेरिक गॉड, और कुछ हैं आपके सेलेशियल गॉड। सेलेशियल गॉड मतलब जो आपके स्वर्गीय भगवान हैं, ठीक है, जैसे सूर्य, ठीक है, उषा मतलब होता है सुबह है, वरुण मतलब होता है पानी, तो इस तरीके से। एंड एटमॉस्फेरिक आपके होते हैं जो आपके वातावरण से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे इंद्र, रुद्र, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल गॉड। टेरेस्ट्रियल गॉड आपके पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं, एक पृथ्वी, अग्नि, तो इन कैटेगरीज में गॉड को डिवाइड किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये सारे ही गॉड जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, सूर्य, पानी, हवा, अग्नि, तो इन्वायरमेंट की पूजा करते थे ये लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे? इंद्र। इंद्र आपके वही रेन, थंडर, लाइट के जो गॉड होते हैं वो। वरुण आपके होते हैं गॉड ऑफ वाटर, ओशियन। अग्नि मतलब गॉड ऑफ फायर। सूर्य गॉड ऑफ सन। सोम आपका ड्रिंक बताया था मैंने आपको, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट गॉड थे। तो ये सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे। नेक्स्ट आते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर कि कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी। तो बेसिकली जो आपका रिलीजन था वो रिचुअलिस्टिक था। ठीक है, जैसे कि यज्ञ करना, पूजा करना, भगवान को कुछ ऑफर करना, ठीक है, जैसे जानवर वगैरह को भी ऑफर करते थे मार के। तो इस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी वो देखने को मिलती थी। लोगों के क्या रिलीजियस बिलीव्स होते थे, तो ऑल तो बहुत सारे गॉड की लोग पूजा करते थे जो कि यूजुअली इन्वायरमेंट से रिलेटेड गॉड ही थे, लेकिन ये लोग जो है एक सुप्रीम गॉड में मानते थे। मतलब उनको ऐसा था कि भगवान एक ही है। ठीक है, जो आपका स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है ये लोग उसमें भी मानते थे। ठीक है, जो कर्मा का आइडिया है कि जैसा आप करेंगे वैसा लौट के आएगा, पढ़ेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसा जो आइडिया था उसमें ये लोग मानते थे। इसके अलावा जो मूर्ति पूजा है ये लोग नहीं करते थे। ठीक है, भगवान ही इनके ऐसे थे कि सूरज की पूजा करना, पानी की पूजा करना, तो इसकी ये लोग क्या मूर्ति बनाएंगे, तो मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ठीक है, जो रिलीजियस सेरेमनीज होती थी घरों में वो किसी पंडित को नहीं बुलाया जाता था करने के लिए। जो घर के हेड होते थे फैमिली के, जो कि फादर होते थे, वही करते थे सारे रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म। तो यहाँ पे हमारा प्री वैदिक एज खत्म होता है। उसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ, वो सब हमने देख ली। अब हम आगे देखेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में।
इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक, ठीक है। एंड पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि जो बाद के 3 वेद थे, ऋग्वेदा को छोड़ के, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनसे, उपनिषद से, महाभारत, रामायण, इन सारे सोर्सेज से हमें पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। जोग्राफिकल एक्सपेंशन का बात करें तो इसके पहले वाले पीरियड में जो आपके आर्यंस थे वो रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब राजस्थान वाले रीजन में। अब धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए, शिफ्ट करते हुए ये यूपी, बिहार, थोड़ा सा बंगाल, थोड़ा सा साउथ, ये वाले एरिया में शिफ्ट हो गए, ठीक है। सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन की बात करें तो वो अब पंजाब से शिफ्ट होकर गंगा यमुना वाले रीजन में आ गया, ठीक है। तो अब हम पोस्ट वैदिक पीरियड के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो जो आपके किंगडम्स थे वो पहले से ज़्यादा और बड़े बड़े होने लगे, ठीक है। प्री वैदिक पीरियड में छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, अभी बहुत ज़्यादा लार्ज किंगडम्स देखने को मिले। इसके अलावा इम्पीरियलिस्टिक टेंडेंसीज़ भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो राजा हैं वो क्या करते थे, दूसरे किसी राजा की टेरिटरी को अटैक करके उसको अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेते थे। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, कि दूसरे की टेरिटरी को अटैक करके अपने में शामिल करना, हरा के उन राजाओं को, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई पोस्ट वैदिक पीरियड में। इसके अलावा जो राजा थे वो अश्वमेध और राजा सूया यज्ञ परफॉर्म करते थे। इनका मतलब क्या है? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जो आपके राजा हैं वो एक घोड़े को, ठीक है, एक हॉर्स को 1 साल के लिए जो है फ्रीली घूमने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके साथ राजा की आर्मी भी रहती है। एंड वो राजा जो है जिस किंगडम में एंटर होगा, ठीक है, तो उस किंगडम के जो राजा हैं वो उसको ऑब्लिगेट कर सकते हैं कि ये हॉर्स हमारे टेरिटरी में कैसे आया, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई राजा जो है हॉर्स को पास होने देता है अपने किंगडम से, तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो राजा जो है ये वाले राजा से डर गया, ठीक है। तो ऐसे 1 साल बाद अगर वो घोड़ा वापस जिंदा बच के आ गया तो इसको ऐसे माना जाता है कि बाकी सारे जो राजा हैं वो इस राजा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, एंड ये दिखाता है कि ये राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एट द एंड, मतलब 1 साल बाद जब घोड़ा आता है लौट के वापस जिंदा, तो फिर राजा क्या करते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हैं, जिसमें उस हॉर्स को मार के उसको भगवान को चढ़ाया जाता है। और साथ में ये जो राजा हैं उसको बहुत बड़े बड़े टाइटल, जैसे बहुत पावरफुल, सुप्रीम, ठीक है, चक्रवर्ती, महाचक्रवर्ती, इस तरीके के टाइटल से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट आता है राजसूया यज्ञ। इसमें क्या होता है, तो इसमें जब कोई राजा अपने आसपास के 3-4 टेरिटरीज़ को, ठीक है, अपने में शामिल कर लेता है, 3-4 राजाओं को, किंगडम्स को हरा देता है, तो उसके बाद वो ये यज्ञ करवाता है, ठीक है, जिसमें एक प्रीस्ट, एक पंडित जो है वो आते हैं, ये यज्ञ परफॉर्म करते हैं। जो राजा है उनको, मतलब उनका अभिषेक करते हैं और उनको जो है डिफरेंट टाइटल्स देते हैं, बड़े बड़े टाइटल्स, कि ये बहुत ही सुप्रीम हैं, राजाओं के राजा हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दोनों ही यज्ञ इसलिए हैं, ये दिखाने के लिए हैं कि जो राजा है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके लिए सारे यज्ञ परफॉर्म करवाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो पोस्ट वैदिक टाइम के हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे काशी, कौशाला, विदेहा, कलिंगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टेट्स हैं वो अब ज़्यादा टेरिटोरियल होने लगे रैदर देन ट्राइबल। मतलब इसके पहले वाले टाइम में क्या होता था कि बहुत ऐसे बड़े लेवल पे नहीं, छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, वो रहते थे और वो अपने में से ही एक को राजा डिक्लेयर कर देते थे। तो इस तरीके से होता और वो माइग्रेट करते रहते थे। अब क्या हुआ, अब जो है एक पूरा एरिया डिफाइन करके, ठीक है, कि ये हमारा किंगडम है, तो लोग वहाँ पे घर बना के रहते थे। तो अब जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा टेरिटोरियल हो गए रैदर देन ट्राइबल, ठीक है। राजा के पोजीशन की बात करें तो मोनार्की वाज अ कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक राजा या रानी जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता था। किंगशिप वॉज जनरली हेरिडिटरी। इसका मतलब ये है कि जो राजा का बेटा है वही नेक्स्ट राजा बनता था, ठीक है। किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर। इसका मतलब है कि जो आपके राजा हैं वो हेड ऑफ द स्टेट तो होते थे लेकिन एब्सोल्यूट रूलर नहीं होते थे। इसके अलावा बहुत सारे उनके अंडर में मिनिस्टर्स होते थे जिनका काम होता था चेक करते रहना कि जो राजा हैं वो अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसके अलावा राजा जो है वो पूरे किंगडम्स को राजधर्म के हिसाब से गवर्न करते थे। राज्य धर्म का मतलब है लॉ के हिसाब से, ठीक है, रूल्स के हिसाब से गवर्न करते थे, ना कि अपनी मर्जी से। रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, तो पूरे किंगडम जो है वो कैसे चलेगा, तो टैक्स से ही चलेगा। टैक्स कलेक्ट किया जाता था, बाली, शुल्क, भाग, ये कुछ टैक्स के नाम हैं। इसके अलावा जो टैक्स बर्डन था वो 1/6 ऑफ द इनकम था, मतलब एक आदमी जितना कमा रहा है उसका 1/6 पार्ट जो है वो टैक्स में देता था।
इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करें किंगडम में तो एक पुरोहित होते थे, प्रीस्ट जो सारे यज्ञ वगैरह को परफॉर्म करते थे, सेनानी होता था जो कि आर्मी का चीफ कमांडर इन चीफ होता था, ग्रामाणी होता था जो कि एक पूरे विलेज का हेड होता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं वो। इसके अलावा पॉपुलर असेंबलीज़, तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि सभा और समिति होती थी, ठीक है, तो वो अभी भी थी सभा और समिति, लेकिन क्या था कि जो रॉयल पावर है वो ज़्यादा बढ़ गई, मतलब कि जो राजा है वो खुद को इतना ज़्यादा सुप्रीम डिक्लेयर कर लेते थे कि सभा और समिति क्या बोल रहे हैं अक्सर वो इग्नोर कर देते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि एकदम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, उनको अपने नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात सुननी ही पड़ती थी। इसके अलावा पाणिनि नाम के एक स्कॉलर हैं जो कि जिनको फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर बोलते हैं, तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि 10 ब्राह्मणों की एक काउंसिल होती थी जो कि राजा को एडवाइस करती थी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ कैसी थी। तो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो जो 4-फोल्ड वर्णा सिस्टम है वो तो था ही उस टाइम पे। जो ब्राह्मण्स हैं आपके, उन्होंने खुद को हाईएस्ट पोजीशन दे दी थी। इसके अलावा जो क्षत्रिय हैं वो भी खुद को काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम मानते थे, तो इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलती रहती थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके अलावा जो वैश्य है जो पहले, ठीक है, प्री वैदिक टाइम पे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, जो आपके बिजनेसमैन होते थे, लेकिन उनका जो पोजीशन है वो अभी थोड़ा डिक्लाइन हो गया। एंड जो शूद्रास है उनका तो स्टेटस बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अनटचेबिलिटी इस टाइम तक अभी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन जो कास्ट सिस्टम था वो थोड़ा थोड़ा जो है आज की डेट का वाला कास्ट सिस्टम की तरफ बढ़ने लगा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, अभी भी लोग अपना जो कास्ट है वो चेंज कर सकते थे काम के थ्रू, ठीक है। अगर आप कुछ और काम करोगे तो आपकी कास्ट बदल जाएगी, वो अभी भी था। इंटर डाइनिंग एंड इंटर कास्ट मैरिजेस वर अलाउड, ठीक है, मतलब साथ में बैठ के खाना खाना और इंटर कास्ट मैरिज अलाउड था उस टाइम पे, लेकिन शूद्रास के साथ नहीं। जो अपर कास्ट के मेन हैं वो लोअर कास्ट की वुमेन से शादी कर सकते थे, लेकिन जो अपर कास्ट की वुमेन हैं वो लोअर कास्ट के मेन से शादी नहीं कर सकते थे। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसके पहले प्री वैदिक टाइम पे जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लिबरल था, ठीक है, सिर्फ काम के बेसिस पे कास्ट डिसाइडेड था, दैट्स इट। एंड उसमें भी लोग रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, जो शूद्रास है उनकी भी रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन अभी पोस्ट वैदिक टाइम पे क्या हो गया कि ज़्यादा ये था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन है, इसमें लोग ज़्यादा लड़ते थे, इस वजह से एक दूसरे को ज़्यादा नीचा दिखाते थे, ज़्यादा छोटा मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आश्रम सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो लाइफ है, मतलब ऐसा मानते थे ह्यूमन लाइफ की 100 साल तो इंसान जीता ही है, ठीक है। तो लाइफ जो है वो डिवाइडेड थी 4 स्टेजेस में, ठीक है। 25-25 साल के 4 स्टेजेस होते थे। सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो गुरुकुल में जाएंगे, जो गुरु हैं वो उन्हें शिक्षा देंगे, वो लेसन सीखेंगे, लर्न करेंगे, सेलिबेसी से दूर मतलब अनमैरिड रहेंगे एंड अवे फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद की जो स्टेज है वो है गृहस्थ, ठीक है। अभी 25 साल के बाद जो पर्सन है वो शादी करेगा, ठीक है, उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट करेगा, कमाएगा, जो गृहस्थ जीवन है वो शुरू करेगा। उसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ। इसमें क्या होगा कि इंसान रिटायरमेंट ले लेगा, अब कमाएगा नहीं, वो अभी वो ज़्यादा ध्यान देगा मेडिटेशन पे, ठीक है, समाज कल्याण पे ध्यान देगा एंड अगेन सेलिबेसी, अवे फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये आता है आपका वानप्रस्थ में। एंड उसके बाद आएगा 75 की एज में वो संन्यास ले लेगा, मतलब बिल्कुल मोह माया से दूर सन्यासी के जैसे जीवन बिताएगा। अब हम देखते हैं कि वुमेन की क्या पोजीशन थी। तो वुमेन की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड करके रखा था, ठीक है। मैरिज वॉज वेरी सेक्रीड। इसके अलावा वुमेन को अपने हस्बैंड चूज़ करने का जो है पूरा राइट था। मोनोगैमी जो था वो कॉमन था, मतलब एक स्पाउस रखना, एक, ठीक है, पत्नी या एक पति ये रखना कॉमन था, ठीक है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े जैसे राजा महाराजा थे जो बहुत पावरफुल थे वो 2-3 वाइफ्स रखते थे, एक से ज़्यादा वाइफ्स रखते थे, तो वो अलाउड था लेकिन कॉमन नहीं था, ठीक है। इसके अलावा पर्दा सिस्टम नहीं था। वुमेन जो थी वो एजुकेशन में पार्टिसिपेट करती थी, पढ़ती लिखती थी, सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी। बहुत सारी वुमेन स्कॉलर्स जैसे गार्गी, मैत्री ये सब हुई हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है बच्चों को वो गुरुकुल्स में, आपके जो आश्रम होते थे उसमें दिया जाता था। एंड एजुकेशन की बिगिनिंग होती थी आपकी उपनयन सेरेमनी से। उपनयन सेरेमनी क्या होता है, आपने जनेऊ वाली सेरेमनी सुनी होगी जिसमें बच्चों को जो है उनकी बॉडी पे एक सेक्रेट थ्रेड बांधा जाता है, ठीक है। अभी तो आज की डेट में शायद ये ब्राह्मण फैमिलीज़ में होता है ऐसा, लेकिन उस टाइम पे जो भी बच्चे गुरुकुल्स में जाते थे तो उसके पहले, मतलब जब बच्चा 6-7 साल जितने का भी है तो उसके पहले क्या किया जाता था कि ये जनेऊ धारण किया जाता था, गाय
गायत्री मंत्र जो है वो बच्चे से बुलवाया जाता था, ठीक है। एंड फिर जो है ये जो टाइम था ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य लाइफ, ठीक है। जब ये सेरेमनी होती थी तो उसे पता चलता था कि अब बच्चे की ब्रह्मचर्य वाली लाइफ जो है वो शुरू हो गई है, 25 साल तक यही रहेगा, मतलब अभी वो सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस करेगा, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहेगा, जो उनके गुरु कहेंगे उसका पालन करेगा, तो ये सब होता था, ठीक है। जो बच्चे थे इस टाइम पे वो अपने गुरु के साथ रहते थे दूर अपने घर से, गुरुकुल्स में। फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग होता था, मतलब खाने पीने की और रहने की सुविधा पूरी फ्री थी। स्टूडेंट जो है वो जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तब वो गुरु दक्षिणा देते थे टीचर्स को, ठीक है। गुरु दक्षिणा में वो यूजुअली कैटल्स देते थे, जैसे काऊ, बफेलो वगैरह, या जो बहुत रिच हैं वो गोल्ड भी दे सकते हैं, मतलब जो डिपेंड करता है बच्चा जो भी प्रोवाइड कर पाए। एंड स्टूडेंट की मेन ड्यूटी क्या होती थी जब वो गुरुकुल में रहते थे, तो वेदास उपनिषद के बारे में उनको पढ़ाया जाता था, तो ये सीखना उनकी एक ड्यूटी होती थी। दूसरी ड्यूटी होती थी मोरल एजुकेशन, जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो सीखना, ठीक है, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स की, टीचर्स की, ये सब चीज़ें। एंड तीसरा आपका आता है ऑब्जर्वेंस ऑफ सेलिबेसी, इसका मतलब है टू स्टे अवे फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी वहाँ की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली है इस टाइम के दौरान, मतलब इसके पहले वाले प्री वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में। पहले क्या होता था, ट्राइबल लोग रहते थे, ठीक है, ऐसे ही ग्रुप्स वगैरह में रहते थे, उनके घर जो है ऐसे ही मड के और बैम्बू के होते थे। लेकिन अब इस टाइम में क्या हुआ है कि बहुत सारे टाउन और सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, अच्छे ईंट के घर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इन सब मामले में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मेन ऑक्यूपेशन बात करें तो वो तो एग्रीकल्चर ही था लोगों का उस टाइम पे भी। एंड लेकिन एग्रीकल्चर में जो है लोगों ने काफ़ी सारे नए टूल्स वगैरह का आविष्कार कर लिया था। लोहे के बहुत सारे टूल देखने को मिले हैं और बहुत हैवी जो प्लो होते हैं आपके हल, वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो आपकी नदी है उससे ही कुछ ऐसा नहर वगैरह बना के उसका इस्तेमाल करते थे इरिगेशन में, या फिर जो आपका रेन वाटर है उसको भी कलेक्ट करते थे, मतलब ऐसा रिजर्वायर बना के या टैंक बना के उसमें पानी को स्टोर करते थे, ठीक है। तो ये सब एडवांस इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल जो है लोग इस टाइम पे करने लगे थे। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो है लोग खाद का भी इस्तेमाल करने लगे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। जो मेजर क्रॉप्स थी जो ये लोग उगाते थे और खाते थे वो थी वीट, बार्ले, राइस, कॉटन एंड पल्सेस। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे लोगों का वो था कैटल रियरिंग, मतलब कि पशुपालन करना, ठीक है। एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, उनके मिल्क के लिए, उनके मीट के लिए, या शिप वगैरह से वुल निकलता था, ठीक है, तो उसके लिए। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी पहले से ज़्यादा एक्सपांड हो गया था। एंड इंटरनल के साथ साथ जो फॉरेन ट्रेड है वो भी काफ़ी एक्सपांड हो गया था, मतलब कि इंटरनल मतलब कि अपने ही आसपास जो ट्रेड होता है वो, एंड फॉरेन ट्रेड मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड। तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जो सी बोर्न मैरी टाइम ट्रेड है वो भी प्रैक्टिस किया जाने लगा था, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होते थे वो तो ऑफकोर्स समुद्र के रास्ते से ही होंगे। जो आपके रिच मर्चेंट्स होते थे उन्हें श्रेष्ठिन्स कहा जाता था। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, ठीक है। जो आपके ट्रेडर्स होते थे वो उन्होंने जो है अपनी अपनी एसोसिएशन बना के रखी थी, ठीक है। गिल्ड्स मतलब होता है एसोसिएशन, तो ग्रुप्स बना के रखे थे डिफरेंट, उसमें कई सारे ट्रेडर्स एक साथ ट्रेड करते थे, ठीक है। बिजनेस करना बहुत आसान नहीं होता है, तो जैसे ये ग्रुप्स बना के रखते थे और साथ में मिलकर ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। करेंसी की बात करें तो कॉइन का इस्तेमाल इस टाइम तक नहीं किया जाता था, तो एक्सचेंज के लिए, खरीदारी के लिए 2 गोल्ड पीसेस चलते थे, ठीक है, शतमान और निष्का, ठीक है। और ये दोनों ही जो होते थे इनका वेट काफ़ी फिक्स्ड होता था, ठीक है, और इनका एक्सचेंज में इस्तेमाल होता था, मतलब कि आपको कुछ खरीदना है तो आपको ये बदले में देना होगा, एज अ कॉइन समझ लीजिए, ठीक है। सो दे बेसिकली वर्कड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो रिलीजियस बिलीव्स में और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं पहले वाले टाइम के मुकाबले, ठीक है। आज की डेट में जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज़्म है, उसकी नींव बेसिकली इस टाइम के दौरान ही रखी गई थी। पहले क्या था, प्री वैदिक टाइम में जो आपके लोग थे वो नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल गॉड है उनकी पूजा करते थे, जैसे कि आपकी सूर्य देव की पूजा हो गई, ठीक है, पानी बरस रहा है उसकी पूजा, ठीक है, अग्नि की पूजा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की पूजा करते थे लोग। लेकिन अब क्या हुआ, अब नए गॉड इमर्ज हुए, जैसे शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति और इसके अलावा और सारे गॉड, ठीक है। तो अब लोग नेचर की उतनी पूजा नहीं करते थे, अब लोग करते थे इन भगवान की पूजा, ठीक है। जो आपके रिचुअल्स और सेक्रीफाइस
सैक्रिफाइसेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिटेल्ड हो गए। एंड उस टाइम पे लोगों को रिलीजन का मतलब यही था कि हमें बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है, और बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करने हैं, मतलब किसी जानवर को मार के जो है चढ़ा दिया भगवान को, ठीक है, इस तरीके से सैक्रिफाइसेस सब बहुत ज़्यादा चलता था उस टाइम पे। अब क्योंकि रिलीजियस सैक्रिफाइसेस और रिलीजियस रिचुअल्स का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया था, तो इस वजह से जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो यज्ञ वगैरह हैं, सैक्रिफाइसेस, ये करवाता कौन था? जो पुजारी होते थे वही करवाते थे। तो अब उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लगी, मतलब पहले भी मिलती थी, अब और ज़्यादा मिलने लगी, ठीक है। इसके अलावा आपके यज्ञ और सैक्रिफाइसेस जो हैं ये मेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस बन गए। बताया मैंने आपको, इम्पॉर्टेंट यज्ञ जो करवाते थे वो था राजा सूया यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है। डिफरेंट रिचुअल्स वर परफॉर्म फॉर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, कुछ सक्सेस के लिए, कुछ प्रॉस्पेरिटी के लिए, कुछ वेल्थ के लिए, कोई दूसरे रीज़न से, मतलब कुछ भी चाहिए होता था ये लोग यज्ञ और ये सैक्रिफाइसेस करने लग जाते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल कंसेप्ट जो इस टाइम पे इमर्ज हुए, जिसमें पहला है ब्रह्म, ठीक है। ये ब्राह्मण ऐसे लिखा जाता है लेकिन ये इसको पढ़ेंगे ब्रह्म, एंड इसका मतलब है सुप्रीम रियलिटी या अल्टीमेट ट्रुथ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कुछ भी है, ये सब कुछ देखने में बहुत अलग है, ठीक है। हम बहुत अलग हैं, पेड़ बहुत अलग है, ठीक है, हमारे जैसा दूसरा इंसान बहुत अलग है, लेकिन इस कंसेप्ट के हिसाब से, ये जो उपनिषद में कंसेप्ट लिखा है ब्रह्म का, इसके हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, उनका जो रियलिटी है अल्टीमेट वो एक ही है, ठीक है। सब एक ही जगह से आए हैं और सब एक ही जगह मिल जाएंगे जाके, ये जो है कंसेप्ट कहता है। इसका एक एग्जांपल है आपको मैं देती हूँ छोटा सा, जो कि है कि जो पानी में वेव्स होती हैं ना, लहरें होती हैं, तो अगर आप लहरों को देखोगे तो कुछ छोटी हैं लहरें, कुछ बड़ी हैं लहरें, ठीक है, डिफरेंट शेप्स की हैं, डिफरेंट साइजेस की हैं, लेकिन उन सब की अल्टीमेट रियलिटी यही है कि वो सब पानी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट लगता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मोक्ष, जिसे निर्वाण भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान होता है, उसका जन्म होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर उसका जन्म होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, और ये जो साइकिल है ये चलती रहती है तब तक जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष का मतलब है कि अपने ट्रू सेल्फ का एकदम ट्रू रियलाइजेशन, ठीक है। आत्मा को जब आप अपने जान जाते हो अच्छे से, या आपको ये ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से जान जाते हो, आप एकदम मोह माया से मुक्त हो जाते हो, तब ऐसा मानते हैं कि आपको जो है मोक्ष प्राप्त हो गया है। फिर आपकी जब डेथ होगी तो आपका बर्थ नहीं होगा, ठीक है, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, आप ये साइकिल से, ये बर्थ एंड डेथ वाली साइकिल से आप मुक्त हो जाओगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी जब डेथ होती है, ठीक है, आपकी बॉडी को जला दिया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेरी है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो परमानेंट है, वो इटर्नल है। आत्मा कभी नहीं मरती है, हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है। ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, कंसेप्ट ये कहता है कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है, उसका जन्म दोबारा होता है किसी दूसरी बॉडी में। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि सोल इज़ रीबॉर्न रेपिटेडली जब तक आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, तो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वाला कंसेप्ट भी इसमें भी लोग मानते थे इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्मा। ये तो बहुत ही ईजी, आपको पता होगा कि हमारी फ्यूचर लाइफ डिपेंड करती है हम आज जो काम करते हैं उस पर, ठीक है। तो आप जैसा करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, ये होता है कर्मा, ठीक है। एंड अटेनिंग गॉड बिकेम द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के डेट में जो हिंदू धर्म आप जानते हो जैसे, उसका जो जन्म है वो इसी टाइम के दौरान हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड के दौरान पे हुआ था, ठीक है। लोग ब्रह्मा विष्णु शिवा इनकी पूजा करते थे, और साथ में ही आज की डेट में बहुत सारी जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो इस टाइम पे ओरिजिनेट हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन प्री वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली जो पूरा चैप्टर है मैंने वो इस क्वेश्चन में समराइज़ कर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल एरिया। तो प्री वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में आपका जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? तो वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो आपका पंजाब कश्मीर राजस्थान वाला रीजन है, इधर ज़्यादा रहते थे, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए गंगा वैली वाले रीजन में, यूपी बिहार और थोड़ा साउथ इंडिया में भी चले गए, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था?
तो प्री वैदिक पीरियड में जो लोग हैं वो छोटे छोटे ट्राइबल स्टेट्स में रहते थे, ठीक है, मतलब 3-4 ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं आपस में मेलजोल मिला के, ठीक है, एक साथ रहने लगे, ऐसा होता था। लेटर वैदिक पीरियड में सिटीज़ टाउन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, बड़े बड़े एम्पायर बने, किंगडम बने बड़े बड़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ स्टेट। तो अर्ली वैदिक एज में क्या होता था, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लोग सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे वो एक साथ ग्रुप बना के रहते थे, ठीक है, भले वो एक साथ ना रहते हों, थोड़ा दूर रहते हों, लेकिन वो एक दूसरे से बिलोंग करते थे, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे जस्ट बिकॉज वो सेम ट्राइब के थे, ये होता था इसमें। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या होता था, टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि जो लोग सेम टेरिटरी में रहते हैं, सेम एरिया में रहते हैं, वो एक दूसरे से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है कि राजा की क्या पोजीशन थी। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें राजा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होती थी, जो सभा और समिति कहते थे उनको मानना ही पड़ता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा है वो खुद को ही चक्रवर्ती, महाचक्रवर्ती डिक्लेयर कर लेते थे, सभा समिति को इग्नोर कर देते थे, जो वो बोलते थे उसको। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो जो आपकी अर्ली वैदिक पीरियड है आपका, उसमें जो ऑफिशियल्स होते थे वो बहुत कम होते थे, क्योंकि जो लोग हैं वही बहुत कम होते थे, 2-4 ऑफिशियल्स होते थे बस जो काम के होते थे। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है, क्योंकि इसमें जो किंगडम है वो बहुत बड़े बड़े होने लगे, एम्पायर बहुत बड़े बड़े होने लगे, तो ज़्यादा एरिया को मैनेज करने के लिए ज़्यादा ऑफिशियल्स भी तो चाहिए। कास्ट सिस्टम की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में ही कास्ट सिस्टम शुरू तो हो गया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा रिजिड नहीं था, ठीक है, मतलब कि आप क्या काम करते हो उसके बेसिस पे आप अपनी कास्ट को बदल सकते हो, ठीक है। और तो जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें भी ये कंटिन्यू था, लेकिन आज के डेट में जो थोड़ा जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। जो ब्राह्मण्स हैं वो बोलते थे हम ज़्यादा पावरफुल है, जो क्षत्रिय हैं वो बोलते थे हम ज़्यादा पावरफुल है, जो वैश्य हैं उनको पहले तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, अब उनको जो है उनकी भी पोजीशन थोड़ी सी लो कर दी गई। जो शूद्र हैं उनकी तो पोजीशन और ज़्यादा लो कर दी गई, उनको बिल्कुल ही पावरलेस कंसिडर किया जाता था, ठीक है। आश्रम सिस्टम की बात करें तो अर्ली वैदिक टाइम पे ऐसा कुछ भी उतना एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आपका आश्रम सिस्टम की जो हमारी लाइफ है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है, ये वाला कंसेप्ट जो बताया मैंने आपको, ये यहाँ से शुरू हो गया। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वुमेन है उनका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा था, वो बहुत सारी असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। लेटर वैदिक पीरियड में ये जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया या बंद करवा दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिटीज़। तो पहले तो लोग ट्राइबल ग्रुप्स में ऐसे रहते थे, कुछ सिटीज़ नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई, जैसे हस्तिनापुर, कौसाम्बी, बनारस, जिसे काशी बोलते थे उस टाइम पे। एजुकेशन की बात करें तो पहले बहुत ही सिंपल एजुकेशन सिस्टम होता था, बाद में जो है ये गुरुकुल वगैरह बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह बन गए, एजुकेशनल सेंटर बन गए। एग्रीकल्चर की बात करें तो पहले बहुत ही बेसिक एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स थे वो भी उतना नहीं था, मैन्योर वगैरह का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। बाद में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, बहुत ज़्यादा टूल्स, लोहे के टूल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा इरिगेशन और मैन्योर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रेड की बात करें, पहले बहुत लिमिटेड ट्रेड होता था, बाद में ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेटल की बात करें तो पहले बहुत कम मेटल्स को जानते थे लोग, उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, इंक्लूडिंग आयरन। रिलीजन की बात करें तो मैंने बताया आपको, पहले वो नेचर की पूजा करते थे, बाद में शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, इनकी पूजा की जाने लगी। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो पहले जो प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स होते थे बहुत ही सिंपल होते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए और यज्ञ और आपके जो संस्कार हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और लेंदी हो गए। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई नो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहती थी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वैसे सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, अगर आप एक बार समझ लें तो आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।